हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो अभी के ना इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। क्या लेकर आए हैं जी? 21 फरवरी के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ प्यारे साथियों, जितने भी विद्यार्थी 10वीं में है ना, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता ही है कि 21 फरवरी के दिन आपका विज्ञान का पेपर होगा, फाइनल परीक्षा। ठीक है, बोर्ड द्वारा फाइनल परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 फरवरी के लिए विज्ञान का जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। पूरा देख लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में फोड़ के आइए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखिएगा, विद्युत शक्ति क्या है। उत्तर लिखिएगा, 1 सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभोग्य विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे लिख देना है P इक्वल टू WIT इक्वल I² R/y VI इक्वल V2/R। ये लिख दीजिएगा। इस हिंदिया का जो हम पढ़े ना है, हिंदिया, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, 1 HP बराबर 746 वाट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और 1 MW बराबर 10⁻6 वाट होता है। और HP बराबर हॉर्स पावर होता है। HP कोई कहेंगे कि HP क्या है, तो ये हॉर्स पावर है। ठीक है, और 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड होता है, ये भी याद रखिएगा। इसे जो है ना, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछेगा ना विद्युत शक्ति क्या है, तो ये विद्युत शक्ति क्या है इसको लिख के और उसका नीचे वाला ये दर्शा दीजिएगा। एग्जामिनर खुश हो जाएगा पूरा कि वाह, बच्चा को एकदम अच्छा तरीके से पता है, और खुश दे 2 नंबर चढ़ा के आगे बढ़ जाएगा। समझ गए ना बात को। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है। ठीक है, इतना सारा लिख देना है। उसके बाद 2 नंबर ये क्वेश्चन है जी कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, हम जो समझते हैं वो आपको बता रहा है। वैसी नाभिकीय अभिक्रिया जिससे फलस्वरूप एक भारी एवं अस्थायी नाभिक विखंडित होकर 2 हल्के एवं अस्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाता है तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का एकदम सटीक और सही उत्तर यही है, इसी को लिखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, यानी कि एकदम महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर जाना है, और जितने भी आपके दोस्त मित्र साथी हैं वो उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसे देखकर याद कर लेंगे, ताकि उन लोग का भी जो है ना वो हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि इसका जो है ना हम PDF भी आप लोग को देने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, PDF भी मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 3 नंबर, कहता है, क्या कहता है, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। प्यारे साथियों, क्वेश्चन कह रहा है 1 एम्पियर को जो है ना वो परिभाषित कर देना है। चलिए ये कर देते हैं। एम्पियर, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो उसे चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को बता दें कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना कभी भी आपका जान नहीं छोड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर लिखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की तीव्रता बदलती रहती है, इसलिए हमारी आंखों में पहुंचने वाली प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसी परिवर्तन को तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ठीक है जी, चलिए तारों से निकलने वाली प्रकाश निवास से होकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश जो है वो करती है। ठीक है, चलिए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सटीक जवाब यहीं देना है आपको। ठीक है, चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के सूक्ष्म श्वसन अंगों के नाम लिखे। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है परीक्षा में। ठीक है, चलिए एक तरफ मैंने जीव लिख दिया है और एक तरफ मैंने श्वसन अंग लिख दिया है। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे जीव, मछली और श्वसन अंग इसका हो जाएगा गिल्स, और जो मच्छर है इसका श्वसन अंग हो जाएगा ट्रैकिया हो जाएगा, और केंचुआ का श्वसन अंग त्वचा हो जाएगा, मनुष्य का फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को लिख देना है। ठीक है, जो कह रहा है मछली, मच्छर, केंचुआ
तो ये हो गया आपका मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य। ठीक है, और इसका शोषण अंग मैंने यहाँ पे दे दिया है, सामने सामने ही दे दिया है, बस इसी प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे छठा नंबर है जी। कह रहा है किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखें। तो किन्हीं 4 पादप हार्मोन का जो है ना क्या करना है, नाम लिखना है। उत्तर लिखिएगा 4 पादप हार्मोन ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन तथा एथिलीन है। ठीक है, इतना भी लिख दीजिएगा सही है, लेकिन आपको देखिए एग्जामिनर जो होते हैं ना वो क्या कहते हैं कि हमें कॉपी पूरी मतलब भरी भरी लगे तब नंबर देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको क्या बढ़ा देना है, खाली मैंने क्वेश्चन का सटीक आंसर लिखा है, बट इसमें आपको थोड़ा सा 2-3 लाइन और बढ़ा देना है। आपको कह रहा है कि इन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे, तो ये सही है कि 4 पादप हार्मोन का आपने नाम लिख दिया, बट उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बारे में आपको 2 लाइन लिख देना है। ठीक है, जिब्रेलिन इसके बारे में जितना भी पता है 1 लाइन भी चलेगा, साइटोकाइनिन, ठीक है, एक एक 2-2 लाइन सभी के बारे में लिख देना है, ताकि जो है एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर दे दे। ठीक है, उनको होता ये है ना कि कॉपी भरी लगनी चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। तो प्यारे साथियों, मनुष्य में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं ना वो देख लीजिए। मनुष्य में शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्नलिखित है। पहला प्यूटरी ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा एंड्रीनल ग्रंथि और पांचवा अग्नाशय की लेगरहैंस दीपिकाएं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे छठा है जनन ग्रंथियाँ। क्या है, जनन ग्रंथियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग को मनुष्य की पाए जाने वाला अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है ना नाम बिल्कुल याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है, और सब्जेक्टिव में तो पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। हार्मोन की परिभाषा दें। उत्तर लिखिएगा हार्मोन विशिष्ट जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अत्यंत अल्प मात्रा में नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनकी अम्ल मात्रा ही विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है जी, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसमें मस्तिष्क की क्या भूमिका है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसमें मस्तिष्क की जो भूमिका है ना वो क्या है, तो ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होती है, अर्थात जो क्रिया हम अपने इच्छा अनुसार नहीं कर सकते उनको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे छींकना, खांसना, सांस लेना आदि, ये क्रियाएं स्पाइनल कार्ड द्वारा नियंत्रित होती है। पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा विभिन्न परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो है ना एकदम सटीक आंसर यहीं लिखिएगा, और एकदम ये इंपॉर्टेंट है जी, मस्ट भी आई लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, 10वां नंबर है मेनार्क एवं मेनोपोज में क्या अंतर है। देखिए किसी नारी के जीवन में पहली बार होने वाला राजस्राव को मेनार्क कहते हैं। सामान्यतः राजस्राव लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक प्रति माह चलता रहता है, परंतु लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद अंडाशय में अंडाणु का बनना रुक जाता है, जिससे अंतःमासिक चक्र भी रुक जाता है, अर्थात नारी में संतान जनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नारी के जीवन में आने वाली इस स्थिति को रजोनिवृत्ति मेनोपोज कहते हैं। ठीक है, तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, आपको इसी को लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर याद करते चलिए सभी लोग। ठीक है, जितने दोस्त साथी हैं आपके उन सभी के पास वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है ना इस प्रश्न को याद कर लेंगे, सबका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, स्त्री में होने वाले लैंगिक चक्र को जो है ना समझाइए। चलिए, स्त्री में यौनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, अर्थात इस उम्र में स्त्री में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है तथा आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रिया होती है जिसे मासिक चक्र या रजोधर्म या मासिक स्राव कहते हैं। यह चक्र 28 दिनों तक चलता है। सामान्य स्थिति में प्रत्येक 28 दिनों पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, चलिए जी 12 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है।
उत्तर लिखिएगा कि गर्भाशय में शिशु को माता के शरीर में जोड़ने वाला नाल को अपर प्लेसेंटा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य मादा के शरीर में रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना है, जिससे शिशु की पोषण, शोषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो जी, सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 13 नंबर, मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोग के नाम लिखें। उत्तर है जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला लैंगिक संचारित रोग है गोनोरिया एवं सिफिलिस, तथा वायरस संक्रमण से उत्पन्न होने वाला लैंगिक संचारित रोग है मस्सा, एड्स, पैपिलोमा और हर्पिस। ठीक है, ये सब रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादनों को के क्या कार्य है। तो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन सूर्य प्रकाश को ग्रहण कर भोजन का निर्माण करते हैं, जिन पर अन्य जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ये वायुमंडल में ना ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। हरे पौधे वायुमंडलीय प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादनों के क्या कार्य हैं, यही कार्य है जिन्हें आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है। सब लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जी, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए बताएं ना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। लिंक पर सभी छात्र छात्राएं जाइए, क्लिक कीजिए, आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से हमारा जो है ना ज्वाइन हो जाइएगा, यानी जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो ग्रुप में हम पीडीएफ भेजते हैं, वहाँ से आपको आसानी से पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगा और आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी छात्र छात्राएं वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अगला है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। देखिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आदि से अंत तक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, जो पत्तियों के पैलिसैड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में भरे रहते हैं। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीर्घरोम क्या है तथा इसका क्या कार्य है। तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उपस्थित अनेक अंगुलीनुमा प्रवर्धन दीर्घरोम कहलाते हैं। ये पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए जी 17 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथिया से स्रावित, यहाँ पे स्रा छूटी है, स्रावित होने वाले ऐसे के नाम लिखें। होने वाले का नाम लिखे। ठीक है, उत्तर लिखिए जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रसों का, रसो यहाँ पे होगा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ा गया है, एसो लिखा गया है और रसो होगा। ठीक है, रसों का नाम लिखें। तो जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रसों का नाम है हाइड्रोक्लोरिन अम्ल और म्यूकस तथा पैदीफिनोजेन हो जाएगा। और इन सभी के जो अम्ल है ना, इन सभी के बारे में एक एक दो दो लाइन लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 18 नंबर। प्यारा साथियों, क्लास समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर, परजीवी पोषण क्या है। परजीवी किस प्रकार अन्य जीवों पर अपने पोषण हेतु आश्रित रहता है। ये सारा क्वेश्चन जितना बता रहा है ना, सब 2 नंबरिया है, एकदम याद करते चलिए ना, मन लगा के ध्यानपूर्वक वीडियो को खाली देख लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर देखिए, यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, वे जीव जो अन्य जीवों पर अपने भोजन हेतु आश्रित रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। जैसे मलेरिया परजीवी जो अपने भोजन के लिए मच्छर एवं मनुष्य पर आश्रित रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पित्त क्या है। मानव के पाचन में इसका क्या महत्व है। देखिए, पित्त एक गाढ़ा एवं हरे रंग का द्रव है। ठीक है, जिसका स्राव यकृत कोशिकाओं से होता है। पित्त ग्रहणी में आए अम्लीय कायिक की अम्लीय को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। पित्त में उपस्थित लवण वसा के विखंडन तथा पायसीकरण में सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पे 19 के बाद ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। देखिए, हमारे आमाशय में ना जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उपस्थित रहता है, जो पेप्सिन नामक एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में
बदल देता है। हाइड्रोकोलिन अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को भी नष्ट करने में सहायक होता है। तो ये हो गया आपका 20 गो क्वेश्चन। मैंने आप लोग को यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये 21 मान लीजिए, क्योंकि वो 21 वहाँ पे लिखाया था। ठीक है, चलिए। श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं? तो श्वसन अंगों द्वारा वायुमंडल या जल मंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने और CO2 को शरीर के बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है जी यहाँ पे। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, में हीमोग्लोबिन ही वह ऊतक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में संयोजित कर कोशिकाएं ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक सामान्य मनुष्य में ना इसका सामान्य स्तर 12 से 18 ग्राम DL होता है। इसकी कमी से व्यक्ति श्वसन संबंधी कठिनाइयाँ, थकावट एवं ऊर्जा की कमी महसूस करता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विसरण की क्रिया पर्याप्त नहीं है, क्यों? ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारा साथियों, देख लीजिए। बहुकोशिकीय जीवों में जीवन संबंधी क्रियाकलापों के लिए ना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में ना ऊर्जा उत्पादन के लिए इनकी अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इनमें विशिष्ट प्रकार के श्वसन अंग विकसित होते हैं। यही कारण है कि इनमें विसरण द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है? तो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें ईस्ट द्वारा पायरुवेट को एथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा जाइमेज एंजाइम के स्राव के फलस्वरूप संपन्न होता है। ठीक है, चलिए कितना क्वेश्चन है जी, 30 टाइप किए थे क्या? एक सेकंड, चलिए पूरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं जी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों का हेल्प होगा। आप लोग लिए बताइए, इतना ज़्यादा एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट चुन चुन कर लाते हैं, टाइप करते हैं, पूरा अच्छी तरीके से समझाते हैं, बताते हैं, सारा चीज़ आप लोग के लिए इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एगो सब्सक्राइब ना और एगो शेयर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हमको मोटिवेट करता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हर बार पूछता है, देख लीजिए। अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये सूत्र है, लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला 27 है। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? देखिए, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए ना उस पर हम पेंट करते हैं। पेंट करने से लोहा की वस्तुओं को सतह से नमी या हवा के बीच का संपर्क टूट जाता है, जिससे जंग नहीं पकड़ता है। ठीक है, 28 है। अधातु किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। तो वैसा तत्व जो उष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करते हैं और ना ही आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं, उसे अधातु कहते हैं। उदाहरण में आपका हो जाएगा कार्बन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? प्यारा बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया, ये भी क्वेश्चन आपका जान नहीं छोड़ता है, परीक्षा में हर बार पूछता है, रट जाइए, याद कर जाइए। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, हाई लीजिए 30वां नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं जी। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादन की जगह उनमें रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 30 गो प्यारे बच्चों देख लीजिए, 30 गो सब्जेक्टिव 2 नंबरिया कराए हैं और आपके भी एग्जाम में 30 गो ही पूछेगा, जिसमें से 15 गो आपको बनाना होगा। तो ये 30 गो हम बताए हैं ना, ये 30 गो में से आपको जो है ना 10 गो क्वेश्चन ऐसा है जो कि एकदम लड़ जाएगा। मैं आपको दावा के साथ बोलूँगा, 99% ये गारंटी दूंगा कि इसमें से 10 गो क्वेश्चन तो लड़ ही जाएगा 2 नंबर में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना भी आपके दो साथी हैं उन्हें वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि सबका हेल्प हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, सबका हेल्प ज़रूर होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ कर तैयारी कीजिए, बेस्ट रिजल्ट आएगा आपका, ये गारंटी दूंगा। ठीक है, चलिए अब PDF नोट्स आपको, इसका PDF हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिए हैं, जल्दी से जाकर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।